आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाला है ये बैंकिंग अवेयरनेस कवर करेंगे और बैंकिंग अवेयरनेस में भी जो आरबीआई न्यूज़ है उसको कवर करने वाला है। और इस वाले वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो आपको 4 महीने का मिलेगा, मतलब कि नवंबर से लेकर फरवरी तक जो भी करंट अफेयर्स है आरबीआई न्यूज़ वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले हमने बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ लॉन्चेस कवर कर लिए हैं। उसका जो नेशनल का लॉन्चेस है वो कवर कर लिया, फर्स्ट न्यूज़ जो है वो कवर कर लिया, अपॉइंटमेंट जो है वो कवर कर लिए। तो अगर वो सारे वीडियो देखने हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो भी चेक कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से पीडीएफ ये डाउनलोड कर सकते हो। मैं बाद में बोलने भूल जाता हूँ तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने रिलीज़ किया है 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी और ये निकाला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। और ये जो मीटिंग थी वो थी आरबीआई की 53 मीटिंग थी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, वो चीज़ आपको मैं बताते हुए चलूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको बता दिया कि आपको पढ़ा दिया और फिर मैं निकल के आपको मैं बताऊंगा भी कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो मैंने जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वैसी ऐसी भी है जिसको आप छोड़ दोगे तभी चल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पहला मीटिंग था जब संजय मल्होत्रा जी जो है एज आरबीआई गवर्नर बने थे। तो अभी इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ। इससे पहले जो शशिकांत दास थे वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पे कौन आ गए, संजय मल्होत्रा जी आ गए। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो न्यूट्रल रहेगा। तो ये न्यूट्रल का जो डिसीजन लिया गया है वो पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में सेम ही था, तो उसके हिसाब से जो है इस बार भी न्यूट्रली रखा गया है। अगर रेट्स की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरा रट्टा होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। जो भी आपको रेट्स हैं सारे से रट्टा होना चाहिए। और इसका एक ट्रिक भी समझिए कैसे हम इसको रट्टा लगा सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं वापस से रिपीट करूँगा इस वीडियो में भी। तो रेपो रेट आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, रेपो रेट कितना है 6.25%। इस बार रेपो रेट कम किया है, पहले था 6.50% और इस बार 0.25% का जो है गिरावट हुई है। अब रेपो रेट कम होने की वजह से क्या होगा, जो बैंक है वो सस्ते में जो है लोन दे पाएंगे। ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि रेपो रेट के हिसाब से जो है बाकी सारे रेट्स भी कैसे निकलते हैं। अब 6.25 है, इसमें अगर आप प्लस माइनस 0.25 करोगे तो आपको सारे के सारे बाकी रेट्स भी मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाकी रेट्स भी मिल जाएंगे। एक एग्जांपल समझे तो 6.25 है, अगर इसको आप माइनस 0.25 कर दोगे तो आपको एक रेट मिलेगा, वो है SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट मिलेगा, वो आपको 6.0% मिल रहा होगा, ठीक है। और इसको ही अगर आपने प्लस कर दिया 6.25 को अगर प्लस कर दिया 0.25 तो आपको बैंक रेट और फिर MSF रेट मिल जाता है। तो ये स्टैंडर्ड रहता है, ऐसे नहीं कि कभी चेंज होता है। हर बार अगर आपको रेपो रेट दिया हो तो आप बाकी सारे रेट्स भी इसके हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा, ये 4 रेट्स याद होंगे, एक रेट से आपको पता लग गया होगा। दूसरी चीज़ रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% रखा गया है। और उसके बाद CRR की बात करें तो CRR जो है 4% पर रखा गया है। और SLR तो बहुत टाइम से 18% पे, ये तो आपको याद होगा ही। तो आपको कौन कौन से रेट याद करना है, रेपो रेट याद करना है जो कि 6.25% है, उसमें अगर प्लस माइनस 0.25 कर दोगे तो आपको 3 रेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपने अगर माइनस कर दिया तो SDF मिल जाएगा, अगर आपने प्लस कर दिया तो बैंक रेट और MSF रेट मिल जाएगा। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो है अभी 3.35% और CRR की बात करें तो वो है 4%। और SLR तो बहुत टाइम से 18% पे है, वो तो आपको याद हो ही गया होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि आरबीआई ने जो GDP प्रिडिक्शन की है वो कितनी की है। तो आरबीआई ने जो GDP प्रिडिक्शन की है फॉर फाइनेंशियल 2026 वो 6.7% की है। और उसके साथ जो है क्वार्टर वाइज भी आपको यहाँ पे डेटा दिया होगा, ठीक है। तो एक क्वार्टर वाइज जो डेटा दिया हुआ है इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हो, इतना इतना कुछ मैटर नहीं करता। एग्जाम में बहुत कम चांस है कि आपको क्वार्टर वाइज डेटा पूछा जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ दो, याद कर लो एक बार, आग घुमा लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है सारे डेटा याद रखना। बट अगर लास्ट में रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, एकदम एंड मोमेंट पे रिवाइज कर रहे हो जब आपका एक दिन बाकी हो, तो इतना ज़्यादा फोकस मत करो, इतना ज़्यादा फोकस मत करो रेट्स में, ये सारे रेट्स में ज़्यादा फोकस करो। और CPI इन्फ्लेशन की बात करो 4.2% पे रखा गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी वाली मीटिंग होने वाली है वो अप्रैल में होगी, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही होने वाली है, जो कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मीटिंग थी अभी अभी के टाइम पे हो रही है, ठीक है। जो फेब का मंथ था इसी टाइम पे हो रहा था। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसमें 6 मेंबर कमेटी है, कमेटी रहती है जिसमें आपको 3 तो आरबीआई की तरफ से मिलेंगे और 3 जो है गवर्नमेंट खुद सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो पिछली बार जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो GDP प्रिडिक्शन मारी थी वो 6.6% मारी थी और इस बार जो मारी है वो 6.7% मारी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम से जैसे कि इस मीटिंग को कौन कौन अटेम्प्ट किए हैं, आपको नागेश कुमार मिलेंगे,
फिर भट्टाचार्य जी, ये सब मिलेंगे, बट ये एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंस होगा नहीं, आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो। आपको क्या क्या याद रखना है, रेट्स याद रखना है, जीडीपी प्रेडिक्शन याद रखना है और सीपीआई रेट्स याद रखना है, वही फाइनेंशियल 2026 का। बाकी क्वार्टर वाइज आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं किसको छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ वो भी चीज़ आप ध्यान दे दो। मैं वो स्टूडेंट को छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास मान लीजिए अभी कितना, मैं अभी रात के अभी कितने बज रहे हैं, कुछ 2 बजे के आसपास बजने वाले, ठीक है। तो रात के 2 बजे के आसपास 19 तारीख है ना, तो अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए कुछ 20 दिन का टाइम है। अगर 10 अप्रैल को मान लेते कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास 20 दिन का ही टाइम है। तो मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ कि जो 20 दिन का टाइम हो वो वाला बंदा का वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए हेल्पफुल हो। इवन जो 10 दिन जब बाकी जो एडमिट का रिलीज़ हो जाए, रिजल्ट रिलीज़ हो जाए, उसका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो तब तैयारी करें, तो उसके लिए भी जो है हेल्पफुल रहे वीडियो। तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। और इवन आप अगर 2 बार वीडियो को अगर देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो, और जिसके से आपको रीजन करने में हेल्प हो, तो उस हिसाब से वीडियो जो बना रहा हूँ। और शॉर्ट और रिवाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपको बताते हुए चलते रहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस मॉनिटरी मीटिंग्स में क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं, ठीक है। तो वो सारे इनिशिएटिव एक एक करके कवर करते हैं। पहला तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है बैंक.इन, ये कोई वेबसाइट नहीं है, बैंक.इन इंडियन बैंक के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा जो है fin.in लॉन्च किया है, जो NBFCs है उनके लिए। ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये क्या करेगा, ये जो है एनहेंस करेगा साइबर सिक्योरिटी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। तो फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए जो है बैंक.इन और fin.in जो है लॉन्च किया है। अब बैंक.इन क्या करेगा, जो बैंक इंडियन बैंक है उनके लिए लॉन्च किया है। fin.in किसके लिए लॉन्च किया, NBFC के लिए लॉन्च किया। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक.इन इंडियन बैंक के लिए, fin.in NBFC के लिए। ऐसा क्यों, दोनों के लिए अलग अलग, बिकॉज बैंक के लिए जो है अलग से फाइनेंशियल सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है, और fin.in जो NBFCs हैं उनके लिए अलग से बनाया गया है। और एग्जाम में ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, बैंक.in और fin.in के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि एक हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि सर्व कर रही है एज अ रजिस्टर के तौर पे, ठीक है। तो ये रजिस्टर के तौर पे सर्व कर रही है, और इसका जो है रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से चालू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है, क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट टू प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट टू प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के लिए जो बोला गया है कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा आपसे, ठीक है। जो बैंक है उनको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पता होगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें आपको OTP मांगा जाता है, ऊपर से आपका पासवर्ड भी लिया जाता है। तो वैसे कुछ ये करने के लिए बोला गया जब क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस केस में, जिसके से जो फ्रॉड है या सिक्योरिटी है वो कम से कम हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने अलाउ किया है नॉन बैंक ब्रोकर्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं NDSOM का प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सेबी, आरबीआई ने अलाउ किया है सेबी के नॉन रजिस्टर्ड ब्रोकर डायरेक्ट एक्सेस को, कि वो जो है नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मैकेनिज्म बनाने के लिए फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड्स के लिए। देखिए, अभी जो भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी ट्रेड्स होते हैं वो बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो जो है नॉन बैंक ब्रोकर जो भी रहता है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ट्रेड कर पाते हैं, मतलब बैंक का जो है सपोर्ट चाहिए होता है। तो बैंक का सपोर्ट ना लेके वो जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, क्या नाम है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मशीनिंग, तो इसका यूज़ करते हुए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ करने के लिए एक पैनल बनाया गया है, जिस पैनल को जो है लीड कर रहे हैं राधा श्याम राथो जी, ठीक है। तो ये जो है रिव्यू करेंगे मार्केट ट्रेडिंग को और सेटलमेंट टाइमिंग को, और इनकी जो भी फाइंडिंग रहेगी वो बताया गया है अप्रैल 30 2025 तक बताने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे जो है आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करे उसके लिए पूरा का पूरा डेटा जो है 30 अप्रैल 2025 तक देने के लिए बोला गया है रावती जी को, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्ट, तो नेक्स्ट कंडक्ट सारा आरबीआई ने पोस्टपोन कर दिया है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स को, और ये किया गया है मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है अलाउ करता है बैंक को कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए फॉर कंपाइलेशन के लिए, ठीक है। तो कंपाइलेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए, उसी के लिए जो है ये LCR निकाला गया है। मेरे पूछो तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ डेट जो है वो याद रखना है, 31 मार्च 2026 जो है इसका आपको डेट मिलने वाला है, वो आपको याद रखना है कि इस समय तक LCR जो है आरबीआई ने इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने अपडेट किया है रूल फॉर NBFCs व्हेन दे इशू NCD, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डेपनेस। जब नॉन कन्वर्टेबल डेपनेस जब भी कभी
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इशू कर रही हो वो कर सकती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है। तो इसके अंदर का देखिए तो आपको मिलेगा अंडर द NBFC रेगुलेशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अ NBFC NDSC NBFC मस्ट हैव बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी। इनके पास बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी होगी तभी जो है ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी जो है नॉन कन्वर्टेबल डेप्टनेस सेल कर सकते हैं। अब नॉन कन्वर्टेबल डेप्टनेस क्या रहता है, ये मान सकते हो कि कोई कंपनी है, कंपनी जो है अपना इक्विटी ना बेच के जो है कोई अगर सामान बेचे तो उस केस में बोला जाता है, ठीक है। तो उस केस में बोला जाता है NCD। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको फॉलो करना पड़ेगा सेम रूल जो कि NBFC फॉलो करती है। और इनका ये जो भी नया रूल है वो 29 जनवरी 2025 से इनके ऊपर अलाउ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है टू टेस्ट ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी। तो ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी के लिए जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो आएंगे और अपना मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट को जो है टेस्ट करवाना है RBI के जो वेबसाइट है या RBI का जो भी सर्वर है वहाँ पे। और वो ऐसा मतलब RBI जैसा इन्वायरमेंट दे देगा कि RBI का जो भी मान सकते हो कि RBI को सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम किस तरह से काम करता है उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाएगा और उनका जो भी प्रोडक्ट है वो टेस्ट किया जाएगा RBI के जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो उस चीज़ को बोला जाता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट कर पाएंगे ऑन टैप फैसिलिटी के द्वारा अंडर दी थीम ऑफ रिटेल पेमेंट के द्वारा, ठीक है। तो रिटेल पेमेंट के अंतर्गत जो है सेलेक्ट किया गया है एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि चेन्नई बेस्ड है। तो ये जो है अभी टेस्ट फेज़ में जो है इसको टेस्ट फेज़ के लिए जो है इनको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बढ़े तो RBI ने टाइटन किया नोब्स फॉर इम्पोजिंग मॉनिटरी पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग ऑफेंस। और ये किया गया अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। अब आप सोच रहे हो यार आपने तो रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था तो आपने इतना सा कंटेंट क्यों प्रोवाइड किया हुआ है। इसका रीज़न यही है कि ये जो है आपको कंटेंट मिल रहा है फरवरी के मंथ का मिल रहा है। तो फरवरी से ज़्यादा चांस है कि डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके से आपको जो जैसा कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। और इवन जो PDF भी दिया है वो भी आपको डिटेल में ही दिया गया है। PDF के लिए मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप बैंक के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका PDF मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसकी बात करें तो अंडर दिस न्यू नॉर्म्स जो पेनल्टी इम्पोजिशन है अंडर दिस सेक्शन 30, इसके अंदर बोला गया कि पेनल्टी अप टू 10 लाख और ट्वाइस भी हो सकता है अगर पहली बार अगर कोई अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा उस केस में, ठीक है। तो ये क्या है कि कोई भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत जो भी कॉर्पोरेट बैंक आता है, पेमेंट बैंक आता है, अगर वो कुछ गड़बड़ करे तो उनके लिए जो है ऐसी कुछ पेनल्टी लगने वाली है, मतलब 10 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। और अगर वापस से रिपीट हुआ तो फिर 5 लाख, वापस से रिपीट हुआ तो फिर ट्वाइस द अमाउंट द इन्वॉल्व, मतलब वापस से हुआ तो 25,000 रुपये का एडिशनल लगेगा, हाँ सॉरी 25,000 रुपये का पर डे जो है वापस से लगने वाला है अगर सेम पहली बार गलती पकड़ी गई और उसके बाद वापस से गलती की तो, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कमेटी बनाने के लिए बोला गया जिसमें 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, जिसमें से रीजनल डायरेक्टर एक होगा और 2 जो है सीनियर ऑफिशियल होंगे जो कि ED से आएंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर से आएंगे, जो कि ये पेनल्टी और कंपाउंडिंग को होल्ड करेंगे, ठीक है। जो भी पेनल्टी का डेडलाइन है ये रखा गया कि जो भी पेनल्टी लगेगी बैंक्स के ऊपर तो उनको जो है 30 दिन के अंदर ही जो भी पैसा है वो जमा करना पड़ेगा। और अगर किसी वजह से वो पैसा नहीं दे पाएँ तो इनके ऊपर कुछ सेक्शन 8, सेक्शन 33 और सेक्शन 33 के अंतर्गत इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले जाएंगे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो रहते हैं ना बहुत मुश्किल होता है पढ़ने, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं, आप उसको सीधे स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट के बारे में बात करें तो कंपाउंडिंग अमाउंट के बारे में बात करें तो अगर पेनल्टी बार बार ना पे कर तो उस केस में ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पॉइंट को छोड़ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना आपके लिए ये सेक्शन 30 है। उसके बाद आपको रिपीटेड ऑफेंस के लिए कितना पैसा लगने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी कमेटी बनाई है और क्या डेडलाइन है, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर पेनल्टी लगी है तो उस केस में 10 लाख रुपये तक पेनल्टी लग सकती है। पहले जो था वो 5 लाख रुपये का था। पेनल्टी लगेगी तो 10 लाख रुपये तक लग सकती है। पहले जो था वो 5 लाख रुपये था, या तो जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका ट्वाइस, ठीक है, जो भी हायर होगा वो जो है पेनल्टी ऐसे लगेगी। अगर एक बार ऑफेंस करने के बाद वापस से वही सेम जो है नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया तो उस केस में 25,000 रुपये करके पर डे के हिसाब से जो है पेनल्टी लगते हुए जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो भी पेनल्टी लगी है वो अगर 30 दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद जो भी
एक्शन है वो लिया जाएगा अंडर सेक्शन 833 और 33 पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। तो ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, और उसके बीच में एक कमेटी जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बढ़े तो ये आ रहा है कि आरबीआई ने रिप्लेस करने के लिए बोला है बोर्ड ऑफ अहूम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को, कि ये जो है ना अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के गवर्नेंस जो भी नॉर्म्स थे वो। ठीक है, तो अभी हमने पेनल्टी की बात की, तो ये लोग जो है गवर्नेंस फेलियर और पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इनके ऊपर जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इनको बोला गया है कि जो भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हटाया जाए और उसकी जगह पे नया डायरेक्टर बिठाया जाए। कौन बैठेगा नया डायरेक्टर? वो है राम कुमार। नाम याद रखना है, कौन बैठेगा डायरेक्टर? राम कुमार। राम कुमार क्या है? ऑफिशियल नहीं सॉरी फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर है पीएनबी के। ठीक है, तो इनको जो है एज अ न्यू चीफ बिठाया गया है किसका? होम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। और ये जो इनका जो भी फॉल्ट है वो पता लगा जब इनका ऑडिट हुआ उस समय। ठीक है, तो ऑडिट के समय जो है इनका जो भी इन्होंने कांड किया था वो पकड़ा गया। नेक्स्ट चलता है, वो आ रहा है आरबीआई ने कंडक्ट किया है 5.1 बिलियन का डॉलर रुपी बाय एंड स्वैप फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, उसके लिए सॉरी ये क्यों किया गया कि अभी हमारे इंडिया में जो पैसे की नीड है, हमारे इंडिया में जो कैश है वो कम है, इंडिया जो बैंक्स है वहाँ पे कैश कम है, तो उसी को जो है राइज करने के लिए ये स्वैप ऑक्शन जो है फंड निकाला गया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 3 तरह के न्यूज़ एक साथ मैंने इधर कवर कर रखे हैं और ये भी पूरा डिटेल में देकर रखा हुआ है क्योंकि ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है, इस वजह से ये आरबीआई ने एक्सटेंड किया है वक्रेज लिमिटेड को कि वो जो है एज अ वाइट लेवल एटीएम की तरह काम कर सकता है हमारे इंडिया में 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, अब वक्रेंज की बात करें तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ये कुछ इशू नहीं है, इतना आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चले, आरबीआई ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रीवियसली इम्पोज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को बोला गया था कि ये जो है ऑनबोर्ड नहीं कर सकते नए कस्टमर्स को। ठीक है, तो अब जो है इनको अलाउ कर दिया कि ये अब जो है ऑनबोर्ड कर सकते हैं नए कस्टमर को थ्रू देयर ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल के थ्रू। ठीक है, और इवन जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इशू कर सकते हैं। और ये इनकी बात करें तो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी अप्रैल 2024 में लगाई गई थी अंडर द सेक्शन 35A के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है IT रिलेटेड जो है वायलेशन की थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, ये जो है नए कस्टमर जो है ऑनबोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन एंड बैंकिंग चैनल के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है न्यू कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर कि वो जो है लोन इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये किया गया है 6 महीने के लिए, मतलब 13 फरवरी 2025 से लेकर 6 महीने तक जो है अब ये लोन इशू नहीं कर सकते। कौन? न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक। और इनके ऊपर जो भी पेनल्टी लगाई है वही सेक्शन 30A ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने रिवेल किया है कि आउटरेज रेमिटेंस अंडर द लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत बोला गया कि जो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 10.15% है, और एज़ कम्पेयर टू जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 10.15% है फॉर 9 मंथ। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक फॉर फाइनेंशियल 2025 का जो है ये रेट्स आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने रिवाइज किया नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो अब जो है बैंक्स को बोला गया कि वो स्मॉल वैल्यू लोन भी दे सकते हैं इफ़ दे आर अप टू 25 लाख। ठीक है, स्मॉल वैल्यू लोन बोला गया कि 25 लाख तक जो है दे सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है बड़े बड़े लोन्स में डील करते हैं, करोड़ों लोन्स में डील करते हैं, तो उनके लिए 25 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते। तो बोला गया कि 25 लाख रुपए जो है बैंक लोन इशू कर सकते हैं कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता है 25 लाख रुपए, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए फोकस करता है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते कौन कौन से? मान लीजिए कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, मेरे को मन गया यार मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाता हूँ, जो भी बैंकिंग के जो एस्पिरेंट है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता हूँ, तो एक स्पेसिफिक नीड के लिए जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाया जाता है, जिसके से ये लोन भी जो है छोटे वैल्यू में ही दे पाते हैं। तो ये जो है बोला जा रहा है 25 लाख तक ही जो है लोन दे पाएंगे, और जो सिंगल बॉरोवर है वो 3 करोड़ से ज़्यादा जो है नहीं ले सकता अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो अंदर जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं वो जो है 3 करोड़ से ज़्यादा जो है लोन नहीं ले सकता। अब स्मॉल वैल्यू लोन के अंदर भी कुछ लिमिट रखी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोन की लिमिट कितनी रखी है 25 लाख रुपए फॉर टायर 1 कैपिटल के लिए। ठीक है, तो टायर 1 कैपिटल के लिए 25 लाख रुपए रखी गई है, और उसके बाद पुराने नॉर्म्स के हिसाब से और नए नॉर्म्स के हिसाब से 25 लाख रुपए रखी गई है, वैसी सेम चीज़ है 25 लाख की रखी गई है, लेकिन पहले वाले नॉर्म्स में जो था वो
0.2% ऑफ टायर 1 कैपिटल का था, अब जो है 0.4% ऑफ टायर 1 कैपिटल का है। अब मैं इधर आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैपिटल नहीं समझाऊंगा, ये बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर आता है, ये आपको स्टैटिक का न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता तो इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं है, वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि टायर 1 कैपिटल बताइए क्या रहता है, आपको ज़्यादा से पूछ लिया कितना परसेंटेज हुआ है, ठीक है, तो कितना परसेंटेज हुआ है 0.2%। अगर टाइम है तो डेफिनेटली यार थोड़ा गूगल में सर्च कर लेना, थोड़ा मेहनत कर लो, और ये जो टायर 1 कैपिटल ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट चलते सीलिंग की बात करें तो ओल्ड नॉर्म्स के हिसाब से जो सीलिंग रखी थी वो 1 करोड़ पर बोरोवर रखी थी, जो न्यू नॉर्म्स है उसके हिसाब से 3 करोड़ पर बोरोवर रखी गई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसका ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको बोला गया कि इनको 50% ऑफ एग्रीगेट लोन जो है रखना पड़ेगा अंडर दी स्मॉल वैल्यू लोन बाय मार्च 2026। ये पहले का रूल था, अब जो है रूल चेंज कर दिया गया है। अब मार्च 2026 तक बोला गया है कि इनको अंश्योर करना पड़ेगा 50% ऑफ द एग्रीगेट लोन, और आई थिंक दोनों चीज़ में कुछ चेंजेस नहीं है, हाँ कुछ चेंजेस नहीं किए गए थे, हाँ मेरे को याद आ गया, ये दोनों में ही कुछ चेंजेस नहीं किए थे, दोनों में जो है सेम चीज़ ही बोली गई थी। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें चेक करके मैं आपको बता दूंगा। तो जो अर्लियर नॉर्म्स था उसके हिसाब से बोला गया कि लोन जो है ₹25 करोड़ तक ही दे पाते थे, और अब जो है इसको चेंज कर दिया। अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहो तो ये एक तरह से मैंने आपके लिए समरी बना के रख दी इधर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। अब कब से कब तक लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कब से लॉन्च किया है? फरवरी 24 से लेकर फरवरी 28 तक जो है आरबीआई ने क्या लॉन्च किया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है, जिसका इसका जो है थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी जो है इसका थीम मिलने वाला है, जो कि अलाइन करता है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 को। अभी इस फाइनेंशियल वीक को जो है इनोग्रेट किया गया था, जो अभी रिसेंटली आरबीआई गवर्नर कौन बने, संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जी ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को जो है इनोग्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है, आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया है जो स्मॉल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लोन होते हैं, कि वो जो है एनबीएफसीज और माइक्रो स्मॉल फाइनेंस को भी दे सकते हैं, ठीक है, कि अब बोला गया जो भी एनबीएफसी जो लोअर कर सकते हैं अपना रिस्क बाय 25 बीएसपी, जिसकी वजह से पहले जो था वो 125% जो है अपना रखना पड़ता था, अब जो है 100% तक जो है अपना कैश फ्लो रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो एनबीएफसी से रहती है या स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स रहती हैं, इनको जो है पैसे की नीड होती है, और वो पैसे की नीड कौन पूरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही पूरी करता है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये बड़े बड़े बैंक से जो है इनका लोन का जो है कैश फ्लो देखता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो है रिस्क वेटेज जो है कम किया गया है। पहले क्या था, पहले 125 में रखने के लिए बोला जाता था, अगर कोई एनबीएफसी लोन लेती है बैंक से, तो अब बैंक को बोला गया कि वो 100% पे भी रख सकती है, जिसके से क्या होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा पाएंगी एनबीएफसी, ठीक है। तो रिस्क वेटेड की बात करें तो जो भी बैंक्स होती है वो लोन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट देती है। अब मान लीजिए कि कोई एजुकेशन लोन है तो उसको जो है हाई जो है रिस्क में रखेगी, और कोई लोन है मान लीजिए कि होम लोन है तो उस केस में उसको लो रिस्क में रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से रिस्क वेटेज जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखी जाती है। एजुकेशन को कुछ 80% रिस्क में रख दिया, होम लोन को कुछ 30% रिस्क में रख दिया, तो इस तरह से जो है रिस्क कैटेगरी में बांटी जाती है। तो इसमें जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो लोन देने वाली है एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इसमें पहले 120 रखा था, और अब जो है 100% रखने के लिए बोला गया है, और ये जो भी रूल है वो इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो आरबीआई ने बैन किया है 4 एनबीएफसीज को, उसमें से 2 जो आपको माइक्रो फाइनेंस मिलने वाला है, और 2 जो है एनबीएफसीज मिलेंगे, नॉर्मल एनबीएफसीज। क्यों किया गया है बैन? बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट जो है कस्टमर से चार्ज करते हैं उसकी वजह से। वो 4 कौन कौन से हैं, उसमें से आपको एक मिलेगा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, एक मिलेगा आरोहन, एक मिलेगा डीएमआई, और एक मिलेगा नवी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें से आपको चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो है ये पुराना करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये आई थिंक दिसंबर के महीने का करंट अफेयर्स है, और फरवरी के महीने में आते आते 2 के ऊपर जो है पेनल्टी हट गई है। ये जो पेनल्टी लगाई थी वो है आशीर्वाद और डीएमआई, तो इनके ऊपर जो है अब पेनल्टी नहीं लगेगी, तो इनके ऊपर जो है पेनल्टी अब हट चुकी है। तो ये थोड़ा इनरिलेवेंट न्यूज़ बन जाता है, बट एग्जामिनर जो है आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 4 एनबीएफसीज में कौन से 2 एनबीएफसी है जिनके ऊपर पेनल्टी हटाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए आशीर्वाद और डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि इसको आपको याद कैसे रखना है। मैंने बहुत पुरानी ट्रिक बनाई थी कि ये 4 नाम को आपको याद कैसे रखना है। मान लीजिए आप जो है घर के बाहर निकले, आपको घर के बाहर क्यों निकले हो, आप आशीर्वाद आटा लेने निकले, और आपने देखा आपके सामने से जा रहा है रोहन, ठीक है, आपका दोस्त जो है रोहन जो है सामने से जा रहा है, तो आपने बोला
आरोहन हम चलते हैं आशीर्वाद आटा लेने। तो आरोहन के साथ आप जा रहे हो आशीर्वाद आटा लेने, लेकिन आपको जो है उस शॉप की आपको जो है वो दुकान नहीं पता, ठीक है, जहाँ पे जो है आशीर्वाद का आटा मिलता है। तो आपने क्या किया, आपने जो है डायरेक्शन पूछा, और उस बंदे ने जो भी आपको डायरेक्शन बताया उसने बोला कि आपको जो है नवी के पास जो है ये मिल जाएगा आटा, ठीक है, नवी को दुकानदार है उसके पास आपको ये आटा मिल जाएगा। तो इससे आपको याद आ गया होगा सारा का सारा चीज़ कि आपने क्या बोला, आपने पहले बोला तो आरोहन हम चलते आशीर्वाद आटा लेने, फिर आपने पूछा डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन पूछने वाला बंदा था उसने बोला कि नवी जो है सेलर उसके पास आपको या तो शॉपकीपर जो है उसमें आपको आटा मिल जाएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक थी मेरी तरफ से जो कि आपको हेल्प कर भी सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है एनबीएफसी को कि वो जो है इंश्योर कर सकते हैं 25% ऑफ कम से कम 25% ऑफ देयर बोरोइंग फ्रॉम द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से। अब एनबीएफसी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एनबीएफसी को ना पैसे की नीड होती है, वो कभी कमर्शियल बैंक से उठाएगी, कभी पब्लिक से उठाएगी, कभी जो है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से उठाएगी, यहाँ से उठाती है, अलग अलग जगह से उठाती है। बिकॉज एनबीएफसी मोस्टली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है वो भी जो फिक्स डिपॉजिट ये सब में ही जो है पैसा उठा पाती है और ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाती। अब ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाएगी तो पैसे कहाँ से लाएगी, तो वही वाली चीज़ है। तो इसके लिए पहले जो था ये परसेंटेज कम था, और अब जो है इसको बढ़ा के 25% जो है बोला गया कि कम से कम 25% जो है वो उठा सकती है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से। अब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, एनडीसी हो गया, नॉन कन्वर्टेबल डेपनेस हो गई, फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गई। तो ये सारी चीज़ से जो है पैसे उठा सकते हैं एनबीएफसी। ये रूल चेंज कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एटलीस्ट 25% रखा गया। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने 6 अमेंडमेंट किए गए हैं मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2026 का, और ये किया गया है जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी, इनके लिए कि ये जो है फॉलो करे कस्टमर ड्यू डेलीगेशंस को। अब कस्टमर ड्यू डेलीगेशन क्या रहता है कि कस्टमर का जो बैकग्राउंड है वो चेक करे लोन देने से पहले, अच्छे से चेक करे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चेक कर दे और लोन दे दिया और बाद में पता लगे वो एनपी हो गया। तो वो सब नहीं होने के लिए जो है सीसीडी को जो है अच्छे से चेक करने के लिए बोला गया बाय आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है ऑपरेशन फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये मेड किया गया बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू एफडीआई के तौर पे, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये किया गया है कि अगर कोई भी ब्रीच कर देता है लिमिट तो उस केस में क्या क्या रूल होने चाहिए। तो पहले क्या रूल था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2019 के हिसाब से जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट था वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, तो टोटल पेड अप कैपिटल है उसके। लेकिन अब जो है ऐसा बोला गया है कि वो 10% से ऊपर भी एग्जिट कर सकता है एफपीआई, और उसमें एक कंडीशन रखा कि रिक्लैरिफाई करना पड़ेगा उनकी होल्डिंग एफडीआई की, और वो 5 दिन के अंदर ही जो है 5 ट्रेडिंग डे के अंदर ही करना पड़ेगा आरबीआई और सेबी रूल्स के हिसाब से। इतना ज़्यादा डीप में मत जाओ यार, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा बैंक के एग्जाम्स में। एक बार आग घुमा लेना कि पहले जो 10% कम रखा बोला था और अब बोला कि ब्रीच कर सकते हो, लेकिन उस केस में आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी ट्रेडिंग का 5 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो एफडीआई का जो भी रिक्लैरिफिकेशन है वो 5 दिन के अंदर ही आरबीआई को बताना पड़ेगा, जो ऐसे बोला गया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्पॉट डील। हाँ, स्पॉट डील वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्टिंग रूल है उसमें स्पॉट डील को ऐड करना पड़ेगा। अब स्पॉट डील होता क्या है उसको समझते हैं। अ स्पॉट डील इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी एट मार्केट रेट यूजली सेटल विद इन 2 बिजनेस डेज। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये करेंसी है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी है, वो करंट मार्केट रेट में होगा। जो ये करंट मार्केट रेट चल रहा है, जैसे कि डॉलर को आपको रुपये में कन्वर्ट करना है, तो अभी डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी रेट चल रहा है वही जो है रेट में जो है चेंजेस होंगे, और यूजुअली जो है सेटल इसका 2 दिन में ही हो जाता है, ठीक है। अगर सेम डे में हो जाए तो उसको कैश डील बोला जाता है, और अगर नेक्स्ट वर्किंग डे में हो तो उसको टॉम डील बोला जाता है, मतलब टुमारो डील बोला जाता है। अभी ये जो स्पॉट डील है ये एम करता है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन डेटा जो है जो भी ट्रेड रिपोजिटरी है वो मैनेज किया जाए क्लीनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि इंडिया का फॉरेक्स मार्केट जो है मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो इसका एम भी है। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड एटीएम ऑपरेटर्स के लिए कि वो जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्वैप सिस्टम को। अब देखिए पहले क्या था कि पहले जो है वो पैसे ऐसे रखे जाते थे, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि प्रॉपर एक डब्बा बनता है, एक डब्बा रहता है जिसके अंदर गड्डियाँ रखी रहती है 500 की, 200 की, 1000 की,
1000 की तो रहती नहीं अभी, 500 की, 200, 500 की अलग से एक बॉक्स के अंदर गड्डी रख दी, 200 की अलग से गड्डी रख दी, तो ऐसे जो है प्रॉपर बॉक्स रहता है। तो ये जो है बॉक्स बॉक्स जो भी रहता है ये, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट थी उसको बढ़ा के अब बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 31 मार्च 2025 तक जो है टाइम दिया गया है, ठीक है। जो ये भी कैश फिलिंग का जो टाइम दिया है वो 31 मार्च 2025 का टाइम दिया गया है। और इसमें कुछ कुछ मशीन को जो है एक्सप्लिसिशन दिया गया है, जैसे कि कैश रिसाइकलर मशीन हो गया, उसके बाद बैंक हैंडलिंग कैश रिफिल्स हो गए, तो इनको जो है एक्सप्लिट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो ट्रांजेक्शन लिमिट है यूपीआई लेड वॉलेट वो बढ़ाया जाए, इवन यूपीआई 123 पे का जो है ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए? तो कितना बढ़ाया जाए आप यहाँ से देख सकते हो कि प्रोसेसिंग लो फी बिलो 500 रुपये यूजिंग एनपीसीआई का कॉमन लाइब्रेरी के हिसाब से। देखो एनपीसीआई लाइट के बारे में आपको पता ही होगा कि जो भी पेमेंट है वो कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर पिन। तो इसमें बोला गया है कि ये जो है लिमिट बढ़ाई गई है, और ये लिमिट जो है 500 रुपये रखी गई है, ठीक है। उसका यूपीआई 123 लाइट के बारे में बात करें तो ये अनेबल करता है डिजिटल पेमेंट वाया आपका जो नॉर्मल फ़ोन होता है उससे। और नॉर्मल मतलब एंड्रॉयड, देखिए यूपीआई करने के लिए क्या चाहिए आपको, जो एंड्रॉयड है वो चाहिए, लेकिन यूपीआई 123 पे में जो है आपको एंड्रॉयड नहीं चाहिए, आपको जो फीचर फ़ोन होता है, फीचर फ़ोन मतलब जो नोकिया वाला फ़ोन जो सर पे मारो तो फूट जाता है सर, वो वाला फ़ोन, तो उस फ़ोन से भी आप पिन दबा जो नंबर दबा के भी जो है आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए जो है यूपीआई पी 1.3 का जो है पे का लिमिट बढ़ाया गया है। तो यूपीआई वॉलेट की बात करें तो पहले तो लिमिट कुछ अलग था, अभी जो है 2000 की लिमिट है। और यूपीआई 123 पे की बात करें तो इसका मैं एग्जैक्ट लिमिट भूल रहा हूँ, इसका भी लिमिट बढ़ाया गया है, कुछ 10,000 के आसपास किया गया शायद, ठीक है। तो ये रीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाया गया, तो मैं यहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड नहीं किया हूँ, ठीक है, इस वजह से। वैसे भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन चुका है, तो अब वापस से इस पर क्वेश्चन आए तो बहुत मुश्किल है, तभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो वीडियो रहेगा वहाँ पे, वीडियो में आपको कहीं दिख जाएगा ऊपर नीचे क्या जो इसका लिमिट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने ऑर्गेनाइज किया है हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक फ्रॉम साउथ ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये मुंबई में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम आपको मिलेगी बिल्डिंग अक्रॉस दी सेंट्रल बैंकिंग फर्टिनिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको थीम याद रखनी है। और उस टाइम जो है ये पुराना न्यूज़ है, तो इधर जो उस टाइम शशिकांत दास एज अ गवर्नर थे, तो इन्होंने ही जो है इसको इनोग्रेट भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने मैंडेट किया है 300 करोड़ का नेट वर्थ फॉर सीसीपी ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के लिए। इसके बारे में पढ़े तो आरबीआई ने मैंडेट किया है मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 300 करोड़ रुपए फॉर एंटिटी अप्लाइंग फॉर सेंट्रल काउंटर पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो अप्लाई रहेगा दोनों के लिए, जो डोमेस्टिक है वो भी और जो फॉरेन है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो कि आरबीआई ने इशू किया न्यू गाइडलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025 से, कि 3 अकाउंट है जिसको डेफिनेशन जो है चेंज की गई है। पहला तो डोरमेंट अकाउंट, दूसरा इनएक्टिवेट अकाउंट, और तीसरा जीरो बैलेंस अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? वो अकाउंट्स होते हैं जो 2 साल से जो है इनएक्टिवेट है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। दूसरा अकाउंट है इनएक्टिवेट अकाउंट, अगर आपने 2 साल तक जो है कुछ 2 साल नहीं सॉरी 12 महीने तक आपने अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो उस केस में वो अकाउंट को बोला जाएगा इनएक्टिवेट अकाउंट। सेविंग अकाउंट हो जो भी हो या करंट अकाउंट हो उस अकाउंट को बोला जाएगा इनएक्टिवेट अकाउंट। और उस अकाउंट से बचने के लिए वो जो है इनएक्टिवेट अकाउंट ना हो तो उसके लिए आपको एक नहीं तो एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई अकाउंट है उसमें अपने जीरो बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, जीरो बैलेंस है तो माइनस में जो है आपने रखा है वो अकाउंट, तो उस केस में उसको बोला जाएगा जीरो बैलेंस अकाउंट। तब भी जो है आपका अकाउंट जो है बंद हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा तो उससे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखना पड़ेगा। 1 रुपये रख लो अपने अकाउंट में, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट मत रखो, ऐसा बोलना है आरबीआई का। नेक्स्ट चलता है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया है कंडक्ट डेली वीआरआर ऑक्शन। वीआरआर ऑक्शन मतलब वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन टू बूस्ट लिक्विडिटी, बैंक की लिक्विडिटी एंड डिफिसिट कम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक में जो है ना पैसे की नीड है, अभी पैसे की नीड क्यों है? क्योंकि पैसे की कमी हो गई बैंक में, तो कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए ही जो है ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं आरबीआई के थ्रू। जो वीआरआर रेट भी है ये आरबीआई के थ्रू इसी वजह से लिया जा रहा है। और फर्स्ट वीआरआर ऑक्शन जो है जनवरी 16 2025 में हो रहा था। अब वीआरआर के बारे में समझे, वीआरआर ऑक्शन होता कैसे है। देखिए बोला जाएगा बैंक अब 100 रुपये लेते, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। आरबीआई बोलेगा मेरे पास 100 रुपये है, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, सारे बैंक को बोलेगा मैं आपको 100 रुपये दूंगा। और सारे बैंक क्या करेंगे, बोलेंगे कि
SBI जैसे बोलेगा कि मैं जो है ये 100 रुपये कुछ 5% के इंटरेस्ट में खरीदूँगा। फिर ICICI बैंक बोलेगा मैं जो है ये 100 रुपये 5.5% के इंटरेस्ट में खरीदूँगा। फिर तीसरा बैंक कोई आ जाएगा, वो बोलेगा मैं जो है ये 100 रुपये 6% के इंटरेस्ट में खरीदूँगा। तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा, जो HDFC ले लेते, तो HDFC ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया 6% का, तो उसको जो है ये 100 रुपये सौंप दिया जाएगा। तो ऐसे ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें नीलामी होती है और उसके बेसिस पे जो है पैसे जो है बैंक के पास जो है दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हो ये RBI की तरफ से इंस्ट्रूमेंट है जिससे RBI जो है बैंक को जो है पैसा प्रोवाइड करता है। और ये रेपो रेट से जो है रेट कम होता है। अभी रेपो रेट कितना चल रहा है, 6.25% चल रहा है, तो उससे जो है कम ही रेट होना चाहिए इसका, ये एक पॉइंट है। तो इससे बैंक को फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने रिवाइज किया गाइडलाइन फॉर सेटलमेंट ऑफ ड्यू पेएबल बाय बोरोवर टू ARCs। और ये किया जा रहा है अंडर द मास्टर डायरेक्शन RBI 2024 के अंतर्गत। और ये एम करता है कि इंप्रूव करे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन ARC सेटलमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया चेंजेस इन फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत, जिसमें ये बोला गया कि अब प्रमोट करना पड़ेगा यूज़ ऑफ इंडियन रुपी और लोकल करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब पता होगा कि इंडियन रुपी जो है डॉलर के सामने बहुत कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि इंडियन रुपी बढ़ावा हो, उसके लिए बोला गया कि अब जो है इंडियन रुपी ही यूज़ होगा इंटरनेशनल ट्रेड में भी, ठीक है। इंडियन रुपी या लोकल करेंसी जो भी है दूसरी कंट्री का, वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करने के लिए बोला है, जिसकी वजह से जो भी इंडियन रुपी की जो डेफिशिएंसी है वो कम से कम हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है RBI रिलीज़ किया है लिस्ट ऑफ NBFCs जो कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंतर्गत आएगी। तो इसमें बहुत सारे NBFCs हैं यार, कुछ 13-14 के आसपास NBFCs हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है सारा सारा पढ़ना, तो इसको स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपर लेयर सेगमेंट की NBFCs है जिनके ऊपर जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है। और किसके अंदर लगाई है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंतर्गत ये लगाई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। नेक्स्ट चले, RBI ने फॉर्म किया 5 मेंबर कमेटी स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जिसको लीड कर रहे हैं MK जैन जी, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर है RBI के, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है एवोल्यूट करेगा एप्लीकेशन जो यूनिवर्सल बैंक या तो स्मॉल सेविंग बैंक्स के रहते हैं, तो ये सारे बैंक्स के जो है एप्लीकेशन रिव्यू करने का काम करेगा MK जैन जी, जो कि क्या है, फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर है RBI के, ठीक है। मैं थोड़ा ज़रा फास्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज अब यहाँ से जो है न्यूज़ अब पहुँच गया है हम लोग कुछ दिसंबर के टाइम पे, और यहाँ से जो है आपको डीपली क्वेश्चन पूछना ना मुश्किल है, और मुझे भी कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं यार, ऐसे भी रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म पढ़ रहे हैं हम इसको। फिर आता है RBI ने अनाउंस किया सीरीज ऑफ स्टेप्स टू इंजेक्ट अबाउट 1.5 करोड़ रुपीज़। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पैसे की नीड है और लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से RBI ने जो है 1.5 लाख करोड़ जो है बैंकिंग सिस्टम में जो है इंजेक्ट करने के लिए बात की। अब VRR के थ्रू कर रहे हैं RBI, या तो एक और चीज़ हो रही थी ना ऊपर, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, जो भी हो रही थी, तो उसके थ्रू भी जो है पैसा जो है बैंक्स के पास पहुँचाया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, RBI ने अनाउंस किया 8 मेंबरी कमेटी, जिसको लीड करेंगे पुष्पक भट्टाचार्य जी, जो कि प्रोफेसर है IIT बम्बई के। तो इनको बोला गया कि आप एक तरह से फ्रेमवर्क बनाओ जिसमें AI को जो है फाइनेंस सेक्टर में हम जो है एथिकली यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो फ्री AI के तौर पे उसको यूज़ कर पाए। इसका फुल फॉर्म देखोगे तो आपको मिलेगा फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनहांसमेंट ऑफ AI जो है हो पाए। तो इसी के लिए जो है पुष्पक भट्टाचार्य जी, प्रोफेसर ऑफ IIT मुंबई के जो है इनको सेलेक्ट किया गया। तो एक पॉइंट है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, RBI ने मैंडेट कर दिया लेंडर को कि वो अपडेट कर पाए क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स को। और पहले क्या था कि पहले जो है मंथली साइकिल के बेसिस पे होता था, 45 डेज़ के अंदर होता था। अब बोला गया कि 15 दिन के अंदर ही होना पड़ेगा, और ये इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। अब इससे हेल्पफुल ये रहेगा कि जो भी डेटा है, जो भी क्रेडिट स्कोर है, वो जल्दी से जल्दी अपडेट होगा, जिससे बैंक को पता लगेगा कि मुझे इस पर्सन को लोन देना है कि नहीं। पहले क्या रहता था कि 45 डेज़ का टाइम रहता था, तो फिर बैंक जो है उस पर्सन को लोन दे देती, तब पता लगता था कि ये बंदा तो पैसे डिफॉल्ट करके बैठा है। तो वो चीज़ अब नहीं होगी, बिकॉज अब 15 दिन के अंदर ही जो है अपडेट चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ कहना है RBI का। नेक्स्ट चलता है, RBI ने जो है मास्टर डायरेक्शन रिलीज़ किया है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग के तौर पे, जिसके अंदर बोला गया है जो भी कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है रहता है बैंक की तरफ से, वो जो है रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये देना पड़ेगा सेक्शन 11 ऑफ द CIC एक्ट 2005 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज करेगा रिपोर्टिंग, अनश्योर्ड डेटा सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट करेगा, जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहता है इनको भी। नेक्स्ट चले तो RBI ने अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट फॉर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के तौर पे, और ये किया गया फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 1 से लेकर जनवरी 30 2025 तक। और इसके लिए आपको रेट याद रखना है 8.05% है। अब 8.05% ये डिपेंड होता है NSC के ऊपर, मतलब कि NSC का मतलब क्या हुआ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो है डिपेंड होता है, ठीक है। आई थिंक मैं इधर फुल फॉर्म लिखने भूल गया NSC का,
कोई बात नहीं, अब यहाँ से समझ लो। NSE का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके अंतर्गत 7.70% जो है रेट रहता है, और उसमें जो है एडिशनल 0.35% का रेट और एक्स्ट्रा लगता है, और टोटल रेट की बात करें तो 8.05% हो जाता है। नेक्स्ट चलता है, RBI ने परमिट किया यूपीआई ट्रांजेक्शन वाया फुल KYC प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। और इसके अंतर्गत पहले क्या था कि पहले पार्शियली भी पेमेंट कर सकते, पहले जो है पार्शियली करवा देते थे, अब जो फुल जो KYC हो पाएगी फ्रॉम थर्ड पार्टी यूपीआई। थर्ड पार्टी यूपीआई जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग रेट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 है, उसके हिसाब से रखा गया 7.73%। ठीक है, तो आपको सिर्फ रेट याद रखना है, बाकी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, RBI ने गाइडलाइन इशू किया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ के लिए, और ये जो है 4 बॉर्डर के लिए जो है किया गया है, 4 फर्म्स के लिए किया गया है। कौन कौन से? कैश फ्री पेमेंट, अमेजोन पे, और फिर बिलडेक्स और एडियान इंडिया। ये जो है 4 ऐसे फर्म्स हैं जिनके लिए जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन कौन से फर्म्स हैं, तो आपको यहाँ से वो मिल जाएगा कौन कौन से। कैश फ्री पेमेंट है, अमेजोन पे है, बिल डेक्स है, और एडियान इंडिया है। इसके बारे में पूरा जो मैंने आपको PDF दे रहा हूँ, इसका जो है फुल डिटेल PDF आपको मंथली में मिल जाएगा बैंकिंग साथी के जो पेड ग्रुप है मैपिंग ऑफिस वहाँ पे। ठीक है, बहुत सस्ता पेड ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें ये सारे के सारे माइंड मैपिंग में ही डिटेल में मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम पेनल्टीज़। RBI के जितने पेनल्टीज़ है 4 महीने के, वो हमने एक ही बार में आपको यहीं पे दे दिया, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। तो पहला पेनल्टी पढ़े तो वो आ रहा है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। देखिए, पेनल्टी में 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है, किसके ऊपर पेनल्टी लगी है, कितनी की पेनल्टी लगी है, और किस रीज़न की वजह से पेनल्टी लगी है। तो ये तीनों चीज़ आपको इधर ही मिल जाएगी। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया को जो पेनल्टी लगी है वो 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। बैंक ऑफ इंडिया को 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने कंपाइलेशन फॉलो नहीं किया अंडर दी बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है इनको पेनल्टी लगाई है। उसके बाद कैनरा बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है 1.63 करोड़ रुपीज़ की, कि इन्होंने जो है प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में जो है अच्छा काम नहीं किया, उसके साथ जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है उधर अच्छा काम नहीं किया, उसके साथ जो बेसिक सेविंग अकाउंट होता है उसके साथ भी अच्छा काम नहीं किया। तो ये सब कारण से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट जो फेडरल बैंक के ऊपर 27.230 लाख की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने RBI का जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है, रेट का जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से। नेक्स्ट जो है पेनल्टी लगाई है इंडस बैंक के ऊपर, जो भी सेम पेनल्टी लगाई है 27.30 लाख की, और इनके ऊपर भी वही है कि इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट जो है इन्होंने कंपल्सन फॉलो नहीं किया, इस वजह से लगी है। नेक्स्ट जो है KBA बैंक के ऊपर जो है 8.30 लाख की जो है पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई है? 8.30 लाख की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने लोन सिस्टम गाइडलाइन जो है RBI का उसको फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट सिटी बैंक के ऊपर जो लगाई है वो 39 लाख की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने डेटा करेक्शन ऑन टाइम जो है अपलोड नहीं किया, जो भी डेटा इनका रहता है वो जो है सही टाइम पे अपलोड नहीं किया। उसके साथ जो लार्ज एक्सप्लोजर रिस्ट्रिक्शन है वो भी फेल हो गए, वो सब डेटा अपलोड करने के लिए। इंडियन पोस्ट बैंक की बात करें तो इनके ऊपर 26.70% की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने कस्टमर सर्विस इन बैंक वो उसमें जो है अच्छा काम नहीं किया। नेक्स्ट, अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर 65 लाख की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो है क्रेडिट फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर, उसके साथ फ्लोटिंग रेट टर्म लोन जो है उनके ऊपर बात, उनको जो कंपाइलेंस उसको फॉलो नहीं किया। बाकी मनुपूर्णम फाइनेंस के ऊपर 20 लाख की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने KYC नॉर्म अच्छे से फॉलो नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इनके ऊपर 3.31 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको BDA नॉर्म्स बोला जाता है, उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद KYC और लोन्स के नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से 3.31 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगी है। बाकी ये जो 4 बैंक दिख रहे हैं ना आपको, ये कोऑपरेटिव बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक की पेनल्टीज पूछे जाने बहुत मुश्किल होते हैं, तो आप PDF से आप पढ़ सकते हो, इवन स्क्रीनशॉट लेके आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पेनल्टी हम उसको कवर करते हैं, चलते हैं, वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। कुछ पेनल्टी का अमाउंट नहीं पता, बट इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो न्यू लोन है वो सही से प्रोवाइड नहीं किया, जिसका न्यू लोन और विड्रॉ ऑफ फाइनेंशियल कंसेंट की वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर 6.70 लाख की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया। सीरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर 5.80 लाख की पेनल्टी लगाई कि इन्होंने KYC नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया।
उसके बाद आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर जो है 6.60% की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो भी हाउसिंग ऑफ इनकम ऑफ बोरोइंग टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को देनी होती है वो रिपोर्ट जो है सही टाइम पे नहीं दिया, उसके से पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट जो है वो जेएम फाइनेंस हाउस लोन लिमिटेड के ऊपर 1.5 लाख की जो पेनल्टी लगाई है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्रीचिंग कर दी जो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के जो डायरेक्शन है 2021 को, उसकी वजह से इनको पेनल्टी लगाई है। अब कुछ लाइसेंस कवर करते हैं। अब इसमें आपको आरबीआई के लाइसेंस भी मिल जाएंगे, कुछ सेबी के लाइसेंस भी हो सकते हैं। तो पहला लाइसेंस है इन हाउस ग्लोबल लिमिटेड, जिसको पेमेंट एग्रीगेटर की तरह लाइसेंस मिला है आरबीआई का। तो पेमेंट एग्रीगेटर का आरबीआई का लाइसेंस मिला है इनको कि अब जो है ये जो है डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, जिनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है बाय आरबीआई, ठीक है। तो अब जियो जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा कैश फ्री पेमेंट। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस जो है ये मिला है, और ये जो है आरबीआई की तरफ से मिला है, जिसकी वजह से जो कैश फ्री पेमेंट है ये जो है वाइड रेंज ऑफ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं, जैसे मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड और वाउचर, ये सब दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी करंट सिनारियो माने तो कुछ 46 पेमेंट एग्रीगेटर की तरह लाइसेंस दे दिया गया, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह लाइसेंस दे दिया गया बाय आरबीआई। नेक्स्ट जो है वो है स्काइडो टेक्नोलॉजी को जो है पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस मिला है फॉर क्रॉस बॉर्डर के लिए इनको इसके लिए लाइसेंस मिला हुआ है। नेक्स्ट सेबी ने जो है सतारा एक्ट एज ए इन्वेस्टर मैनेजमेंट की तरह काम करने के लिए जो है लाइसेंस दिया है। अब कुछ लाइसेंस पढ़ लेते हैं जिसका कैंसिल किया गया है। तो जेफ्रॉन फाइनेंस जो है एनबीएफसी, तो इनके ऊपर जो है आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन जो है हटा दी गई है, नहीं इनका जो है कैंसिल कर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इनका कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके से इनका जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। अब आशीर्वाद के बारे में आपको ऑलरेडी बताया कि आशीर्वाद और डीएमआई दोनों का जो रिस्ट्रिक्शन पहले लगा कर रखे थे आरबीआई ने, उसको हटा दिया गया। और अब इन्होंने बोला है जो भी ये लोन का प्राइस है वो फेयर रखेंगे। पहले जो है आपको बताया कि लोन का प्राइस बहुत ज़्यादा रखा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी। अब बोला गया कि लोन का जो है प्राइस सेम रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है एक्सटेंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, और ये जो है आरबीआई ने जो है इनका भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया कि इन्होंने जो है डिजिटल लैंडिंग ऑपरेशन जो है आरबीआई का वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये 3 मिल रहे होंगे आपको लाइसेंस के तौर पे। और ये आप देख सकते हो हमारा मैपिंग अफेयर्स का बैंक साथी का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है। आप जो भी पैक लेना चाहो, मेरे ख्याल से आपको 6 मंथ वाला लेना चाहिए अगर आप नए हो, बिकॉज आपको इधर वीकली क्विज भी मिल जाएगा अगर आप 6 मंथ वाला प्लान लेते हो तो। और अगर आपको वीकली क्विज नहीं चाहिए तो आप 3 मंथ वाला भी प्लान ले सकते हो 129 का, और बाकी 49 वाला प्लान ले सकते हो अगर आपको करंट मंथ का करंट अफेयर्स चाहिए तो, सिर्फ ये करंट मंथ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये प्लान में से आप कोई भी प्लान ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए। सो यहाँ पे होता है हमारा आरबीआई न्यूज़ 4 मंथ का कंप्लीट, जो कि हो गया हमारा नवंबर से लेकर फरवरी तक। और मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में है, तो वो आपको वहाँ पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरे जो एडमिन है वो आपको गाइड कर देंगे। सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार, भूल जाता हूँ मैं बोलने, शेयर ज़रूर कर देना।